अजीब महसूस हुआ। मैंने सिर उठाकर देखा। आसमान में टंगा चांद अब सामान्य नहीं था। वह पूरी तरह रक्त लाल हो चुका था। उधर युन रुओश्वे भी नींद से जाग चुकी थी। उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। आराम से लेटे लेटे उसने खिड़की के बाहर नजर डाली और उसी रक्तिम चांद को देखा। उसकी आंखों में एक गंभीर चमक उभर आई। लगता है वैश्विक विकास और उत्क्रांति का युग शुरू होने वाला है। मैं भी उस रक्त चंद्रमा को देखकर चौंक गया था। लेकिन चूंकि मैं पहले से ही जॉम्बी प्रलय वाली दुनिया में रह रहा था और ऐसी चीजें विज्ञान कल्पना फिल्मों में देख चुका था, इसलिए मैंने जल्दी ही इस दृश्य को स्वीकार कर लिया। बल्कि मुझे लगा कि प्रलय की दुनिया में ऐसा नजारा होना स्वाभाविक ही है। मैं लगातार सामान ढोता रहा। खाने पीने की चीजों के अलावा किताबें और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी उठा रहा था। लेकिन जब मैं चौथी बार सामान लेकर लौट रहा था, तभी मेरे शरीर में कुछ अजीब होने लगा। मेरे बर्फ जैसे ठंडे शरीर के भीतर अचानक आग जैसी गर्मी फैलने लगी। यह एहसास मेरे लिए अनजाना भी था और परिचित भी। ऐसा लग रहा था मानो मैं फिर से जीवित इंसान बन रहा हूं। लेकिन अगले ही क्षण मेरे दिमाग में असहनीय खुजली और दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मस्तिष्क फट जाएगा। मेरे मन में भय पैदा हो गया। मैंने सोचा, क्या मेरी मानव चेतना खत्म होने वाली है? क्या मैं अब पूरी तरह खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन जाऊंगा? कुछ समय के लिए मैं बुरी तरह घबरा गया। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि यह बदलाव केवल मेरे साथ नहीं हो रहा था। रक्त चंद्रमा की रोशनी में बाकी ज़ॉम्बियों के शरीरों में भी ऐसे ही परिवर्तन होने लगे थे। और सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं, चांदनी के नीचे मौजूद जीवित इंसानों के शरीर भी तेजी से गर्म होने लगे थे। मानो पूरी दुनिया एक साथ किसी अज्ञात परिवर्तन के द्वार में प्रवेश कर रही हो। रक्त चंद्रमा के प्रभाव से सभी जीवों के शरीरों में बदलाव शुरू हो गया। इंसानों के शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो गया। उनकी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगीं। उधर कमरे में मौजूद युन रुओश्वे भी लाल चांदनी से घिर गई थी। उसका छोटा सा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था और पूरा शरीर तप रहा था। न जाने कितना समय बीत गया। जब मेरी आंख खुली तो आसपास का वातावरण देखने में तो पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मुझे तुरंत अंतर महसूस हुआ। मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक फुर्तीला हो गया था। जॉम्बी बनने के बाद जो अकड़न हमेशा रहती थी, वह लगभग गायब हो चुकी थी। मैंने आश्चर्य से देखा कि शरीर पर फैली काली नसें काफी हल्की पड़ गई थीं। यहां तक कि मेरे सिर पर दोबारा बाल भी उगने लगे थे। सिर्फ मैं ही नहीं, सड़कों पर घूम रहे दूसरे जॉम्बियों में भी बदलाव दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे मेरे और एक जॉम्बी के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं घबरा गया और सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन जल्द ही मैंने एक और चौंकाने वाली बात महसूस की। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने विचार उस धागे के माध्यम से उस जॉम्बी तक पहुंचा सकता हूं, मानो वह कोई कठपुतली हो और मैं उसका संचालक। जब मैंने पूरा ध्यान उस पर केंद्रित किया तो हमारे बीच का संबंध और मजबूत होता गया। कुछ ही देर बाद मैं सफलतापूर्वक उस जॉम्बी से जटिल गतिविधियां करवाने लगा। मैंने इस क्षमता का नाम रखा जॉम्बी नियंत्रण, कॉर्प्स कंट्रोल। कई बार प्रयोग करने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल मैं एक समय में अधिकतम 2 जॉम्बियों को ही नियंत्रित कर सकता हूं। इसके अलावा यदि वे बहुत दूर चले जाएं तो मैं उन्हें सही आदेश नहीं दे पाता। मेरे अनुमान के अनुसार यह सीमा मेरी मानसिक शक्ति से जुड़ी हुई थी। मैंने उन नियंत्रित जॉम्बियों को कठपुतली जॉम्बी नाम दिया। कुछ समय बाद मानसिक थकान महसूस हुई तो अचानक मुझे घर पर अकेली युन रुओश्वे की याद आई। इसलिए मैंने अपने दोनों जॉम्बी कठपुतलियों से इकट्ठा किया हुआ सामान उठवाया और तेजी से कॉलोनी की ओर लौटने लगा। मैं मन ही मन हंस पड़ा। जॉम्बी सच में आदर्श मजदूर होते हैं। न खाना चाहिए, न पानी, न वेतन। उधर रक्त चंद्रमा की शक्ति से गुजरने के बाद युन रुओश्वे भी जाग चुकी थी। उसके दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारियां उमड़ पड़ी। लेकिन डरने की बजाय उसकी आंखों में उत्साह भर गया, क्योंकि इस बार का योद्धा बनने की क्षमता थी। अपने पिछले जन्म में उसने केवल समय नियंत्रण के सहारे मानव साम्राज्य का स्थान प्राप्त किया था। अब जब उसके पास दोहरी प्रतिभा थी तो उसकी संभावनाएं असीम थीं। हमला हो या रक्षा, दोनों शक्तियां अद्भुत परिणाम दे सकती थीं। युन रुओश्वे ने तुरंत अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक शिशु का था। कुछ ही देर में उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। मानसिक थकावट और कमजोरी ने उसे लगभग निढाल कर दिया। फिर भी वह निराश नहीं हुई। भले ही उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि जैसे जैसे वह बड़ी होगी, उसकी ताकत उसके पिछले जन्म से भी कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यहां तक कि उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि एक दिन वह उस कीट साम्राज्ञी को हराएगी जिसने पिछले जन्म में उसे मार डाला था। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी।
यून रुओशवे तुरंत समझ गई, मेरा जॉम्बी पापा वापस आ गया है। अब उसके मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। अगर इंसान रक्त चंद्रमा के बाद विशेष शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या मानव चेतना रखने वाला यह जॉम्बी भी कोई असाधारण क्षमता प्राप्त करेगा? उधर मैं इमारत में पहुंचा। सीढ़ियों के सामने रखा अलमारी वाला अवरोध जस का तस था। उसे देखकर मैंने राहत की सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किस्मत सचमुच मेरे साथ है। मैंने जल्दी से अलमारी हटाई और बेडरूम की ओर दौड़ा। अंदर पहुंचते ही देखा कि यून रुओशवे जाग रही थी और चुपचाप मेरी ओर देख रही थी। हालांकि मैंने जीवन में कभी प्रेम संबंध तक नहीं बनाया था, लेकिन उस क्षण मेरे मन में अजीब सी भावना उठी। मुझे सचमुच एक पिता जैसा महसूस होने लगा। मैं रसोई में गया। पानी और बिजली पहले से बंद थे, इसलिए मैंने मिनरल वाटर से उसके लिए दूध तैयार किया। जब मैं दूध घोल रहा था तब यून रुओशवे भी मुझे ध्यान से देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन हुए हैं। हालांकि बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं पहले से कुछ अधिक इंसान जैसा दिख रहा था। लेकिन यह दृश्य जॉम्बी, उनका शरीर असामान्य रूप से विशाल और ताकतवर हो जाता था। उनकी रक्षा क्षमता इतनी भयानक होती थी कि वे युद्ध भूमि के टैंकों की तरह लगते थे। जीवित बचे इंसानों के लिए वे किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थे। यून रुओशवे को उम्मीद थी कि मैं भी रक्त चंद्रमा के बाद किसी विशेष और शक्तिशाली दिशा में विकसित होऊंगा, क्योंकि प्रलय में ताकत ही जीवन और मृत्यु का अंतर तय करती थी। लेकिन मेरे शरीर में बदलाव बहुत मामूली दिखाई दिए। इसे देखकर वह थोड़ी निराश हुई। फिर उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब इतनी शक्तिशाली बनूंगी कि अपने जॉम्बी पापा की रक्षा कर सकूं। वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि मैं उसे न बचाता तो शिशु के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद वह इस प्रलय में बहुत पहले मर चुकी होती। वह उपकार का बदला चुकाने वाली इंसान थी, और यह तो जीवनदान जैसा उपकार था। उसके मन में एक विचार गूंज उठा, तुमने मुझे बचपन में पाला है तो मैं बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनूंगी। यह उसके लिए केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक वचन था। इसके अलावा उसे जोम्बियों की शक्ति बढ़ाने के तरीके भी अच्छी तरह याद थे। उनकी सबसे मुख्य विकास पद्धति थी जीवित प्राणियों को निगलना। इसके अतिरिक्त विकसित जोम्बियों के मस्तिष्क में बनने वाले विशेष स्वर्ण क्रिस्टल, गोल्डन कोर स्लैश क्रिस्टल न्यूक्लियस भी उनकी शक्ति का स्रोत होते थे। जो भी जोम्बी असाधारण शक्तियां जागृत करते थे, उनके मस्तिष्क में ऐसा स्वर्ण कोर बन जाता था। और यून रुओशवे को पूरा विश्वास था कि अपने पुनर्जन्म के ज्ञान और अनुभव के सहारे वह भविष्य में अपने जोम्बी पापा को तेजी से शक्तिशाली बना सकेगी। यून रुओशवे के मन में एक योजना बनने लगी। अगर मैं पर्याप्त स्वर्ण क्रिस्टल, गोल्डन कोर इकट्ठा कर सकूं और इन्हें जोम्बी पापा को खिला दूं, तो वे उच्च स्तरीय जोम्बी में विकसित हो सकते हैं। उसकी यादों के अनुसार उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद जोम्बी दोबारा बोलने की क्षमता प्राप्त कर सकते थे और उनका शरीर भी धीरे धीरे इंसानों जैसा बनने लगता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यह नन्ही बच्ची मेरे भविष्य की इतनी बड़ी योजनाएं बना रही है। मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि वह बड़ी बड़ी आंखों से लगातार मुझे घूरे जा रही है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। हालांकि मैं बोल नहीं सकता था, फिर भी हाथों के इशारों से उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि मैंने उसके लिए 2 जोम्बी बॉडीगार्ड की व्यवस्था की